नमस्कार दोस्तों मित्रों, कैसे हैं? मैं आपका अपना जॉय भट्टाचार्य समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का 62वां अंक 62nd एपिसोड लेकर के आया हूं। और जानते हैं मित्रों मैं कहां पे हूं? मैं हूं लक्ष्मण झूला। आप लक्ष्मण झूला मेरे पीछे देख सकते हैं और इस तरफ आप गंगा मैया देख सकते हैं। दोस्तों बड़ा ही सुहाना सा मौसम है यहाँ पे। रिवर राफ्टिंग देख रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज का हमारा जो एपिसोड है 62nd एपिसोड, उसमें सबसे पहले हम महाकवि भास द्वारा रचित स्वप्न वासव दत्ता आपके बीच लेकर के आएंगे। इसकी पुनर्रचना मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य ने की है और इसका पाठ करेंगे गिरिजेश व्यास जी। इसके पश्चात अशोक भौमिकदा की जो कहानी श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाएंगी डॉक्टर निवेदिता वर्मा। और अंत में मेरे मित्र निरंजन श्रोत्री जी आपके बीच युवा कवि को लेकर के आएंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आमंत्रण देता हूँ हरदीप दायले जी कि वो आए और स्वप्न वासव दत्ता जी की जो श्रृंखला है उसको आगे ले जाने के लिए उसकी रूपरेखा आपके बीच रखेंगे और उसका पाठ करें गिरिजेश व्यास जी। नमस्कार, समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के सभी दर्शकों को मेरा यानी हरदीप दायले का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं फिर आपके सामने लेकर आ गया हूं स्वप्न वासव दत्ता की तीसरी कड़ी। पिछले भाग में आपने सुना कि नटी को महाराज की ये अवस्था देखकर बहुत चिंता होती है कि अब महाराज का क्या होगा, वासव दत्ता जो इस दुनिया में नहीं रही। तभी वहां पर सूत्रधार आकर नटी को समझाते हैं कि नटी तुम चिंता मत करो, देखना अंत में सारी कहानी अच्छी हो जाएगी, अंत भला तो सब भला। अभी राजकुमारी पद्मावती के पास में महाराज की विवाह का प्रस्ताव आता है और पद्मावती बहुत फूली नहीं समाती क्योंकि पद्मावती को महाराज से प्रेम हो गया है। और यह सारा चक्रव्यूह रचा गया है महामात्य योगेंद्रायण द्वारा। उन्होंने पिछले भाग में कैसे वासव दत्ता की मृत्यु का नाटक रचा, जिसमें वो स्वयं भी शामिल हो जाते हैं। उनको बचाने के चक्कर में योगेंद्रायण भी अभी लापता है। दुनिया की नजरों में वे मर चुके हैं, महाराज की नजरों में भी वासव दत्ता नहीं है और योगेंद्रायण भी नहीं है। अब देखते हैं आगे कहानी में क्या मोड़ आता है। अभी जो वासव दत्ता है कि अभी जहां पर तपस्या होती है, जहां पर तपस्या तप स्थली में है, वहां पर अभी आई हुई है पद्मावती जी, जो वहां पर लोगों को दान पुण्य करके और अनुग्रहित होना चाहती हैं। वहीं पर भेष बदलकर तपस्वी के भेष में योगेंद्रायण और वासव दत्ता दोनों हैं। तभी योगेंद्रायण वहां पर हाथ उठाकर कहते हैं कि मुझे दान चाहिए और मुझे आवश्यकता है। सभी तपस्वी बड़े आश्चर्य से उनको देखते हैं। तभी योगेंद्रायण अपना मुंह मांगा वरदान वो मांगते हैं, दक्षिणा मांगते हैं। तो वो पद्मावती तो बहुत खुश हो जाती है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं किसी तपस्वी की सेवा करके बहुत अपने आप को प्रसन्नता व्यक्त करूंगी। तो वो ये कहते हैं कि ये वासव दत्ता से उन्हें मिलवाते, बोलते हैं ये मेरी बहन है और इन्हें आप अपनी सेवा में रख लीजिए ताकि जिससे इनका मान सम्मान बना रहे और इनके न्याय की रक्षा आपको करनी होगी। ऐसा वचन वो पद्मावती से ले लेते हैं। पद्मावती भी खुशी खुशी ऐसा वचन उन्हें दे देती है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैं आमंत्रित करता हूं वरिष्ठ रंगकर्मी श्री गिरिजेश व्यास जी को। नमस्कार। पिछले अंकों में हम भासकृत नाटक वासव दत्ता के नाट्यलेख का वाचन कर रहे हैं। पिछले अंक से सीधे सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्वितीय दृश्य उदास वासव दत्ता का मंच पर प्रवेश होता है। वासव दत्ता, शुभ विवाह के आनंद से अंतःपुर में कोलाहल हो रहा है, मुझसे नहीं रहा गया। क्या करती वहां बैठकर, कैसे रोकूं अपने मन को। मैं जीवित हूँ और मेरे पति मेरे सामने ही किसी और से पानी ग्रहण कर रहे हैं और मैं अभागिन सब कुछ चुपचाप झेल रही हूँ। अब और नहीं सहा जाता।
फूल लिए हुए चेटी का प्रवेश होता है। चेटी इधर उधर देखती और बोलती है, कहाँ चली गई आर्या अवंतिका? अरे वो बैठी हैं। उन्होंने आभूषण अलंकार कुछ भी नहीं पहना है और ना अच्छा परिधान ओढ़ा है, फिर भी कितनी सुंदर लग रही हैं, जैसे कुहासे से लिपटी चांदनी। चेटी वासुदत्ता के पास पहुंचती है। आर्या अवंतिका, मैं कब से आपको खोज रही हूं। किस लिए? स्वामिनी की इच्छा है कि वरमाला आप ही गूंथें। स्वयं से कहती हैं वासुदत्ता, यह भी मुझे ही करना था। भाग्य की कितनी और निष्ठुर इच्छाएं हैं। चेटी, अब कुछ और सोच विचार न कीजिए। वो देखिए, जामाता मणि भूमि पर स्नान कर रहे हैं। वासुदत्ता, क्या तुमने जामाता को देखा है? हाँ, देखा है आर्या, साक्षात कामदेव लगते हैं। बस अब आगे मत बोल, कहते हुए वासुदत्ता रोने लगती हैं। आप रोती क्यों हैं? अरे हाँ, वो पर पुरुष की बातें सुनना अनुचित है। अच्छा, आप शीघ्र माला गूंथ दीजिए। लाओ, गूंथ देती हूँ। वासुदत्ता माला गूंथने लगती हैं। वासुदत्ता, अरे ये जड़ी कौन सी है? चेटी, ये सुहागदायिनी जड़ी है। और ये दूसरी, ये सौत मारनी, इसे नहीं गूंथना। क्यों? वासुदत्ता, उनकी पहली पत्नी तो मर गई है, फिर इस जड़ी का क्या काम? लो, ये माला तैयार हो गई। चेटी माला लेकर चली जाती है। वासुदत्ता, चेटी चली गई, मेरे हाथों से गूंथी हुई माला से वे आज किसी और के हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं? कैसे झेलूंगी इस भयानक दुख को? क्या भाग्य है मेरा कि इस विरह को भी झेलना पड़ेगा और जीना भी पड़ेगा। कैसा जीवन है मेरा कि मैं ना तो जी सकती हूँ और ना ही मर सकती हूँ। कहाँ चले गए महामाती योगेंद्रायण मुझे इस भीषण आग में छोड़कर? यदि आग में ही जलती हुई छोड़ना था तो क्यों लावणक गांव की आग से बचाया? दृश्य परिवर्तन होता है। सूत्रधार और नटी प्रवेश करते हैं। नटी, ये क्या चक्कर चला रखा है तुमने? जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। सूत्रधार, ये क्यों नहीं कहती कि मैं मर जाऊं? छी छी, ऐसी बातें नहीं बोलते। देखो नटी रानी, तुमने मुझे कोसा कि लावणक गांव की आग में वासुदत्ता क्यों जल गई, तो मैंने वासुदत्ता को फिर से जीवित कर दिया। बोलो हाँ? हाँ बाबा हाँ। अब तुम फिर कह रही हो कि मैं चक्कर चला रहा हूं। नटी, तुम तो सचमुच बहुत निष्ठुर हो। बेचारी वासुदत्ता को क्या इसीलिए जीवन दान मिला कि उसकी आंखों के सामने उसके ही पति का किसी दूसरे से विवाह हो जाए? अब मैं तुमसे पूछती हूं कि क्यों निष्ठुर? यदि मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? मैं दूसरी नटी कर लूंगा। क्या? अरे नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं, मैं तो रहने दो। तुमने अपने मन की बात पहले झटके में ही कह डाली, अब मेरा मन रखने के लिए बात बदल रहे हो। सूत्रधार, अरे मेरी बात तो सुनो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अरे भगवान, मैंने तो सहज रूप में नाटक के कथानक के अनुरूप बोल दिया था। क्या मुझे अब भी सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं? राजा उदयन भी तो रानी वासुदत्ता को चाहते थे, फिर उन्होंने पद्मावती से विवाह क्यों किया? यही तो चक्कर है। क्या चक्कर है? सूत्रधार बताता है, ज्योतिषाचार्य पुष्पक भद्र ने ये अग्रिम सूचना दी थी कि वत्स प्रदेश पर भयानक शत्रु आरुणि की कुदृष्टि है। उसे परास्त करने के लिए वत्स प्रदेश की शक्ति बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मगध राजपुत्री पद्मावती से विवाह हो जाने पर वत्सराज की शक्ति बढ़ जाएगी और वे शत्रुओं को आसानी से परास्त कर सकेंगे। अब चूंकि दोनों ये सूचनाएं ज्योतिष के माध्यम से महामाती योगेंद्रायण को मिल गई थीं, इसीलिए उन्होंने ये योजना तैयार की जिसमें आग लगाने का नाटक किया गया। चूंकि योगेंद्रायण जानते थे कि उदयन वासुदत्ता से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वासुदत्ता के रहते वे पद्मावती से विवाह करेंगे ही नहीं, और वासुदत्ता के रहते मगधराज भी पद्मावती से उदयन के विवाह करने की बात सोच भी नहीं सकते। इसीलिए योगेंद्रायण ने ऐसी चाल चली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नटी, कैसे नहीं टूटी? अरे ये लाठी तो बेचारी वासुदत्ता के सिर पर टूटी है, अब वो कहाँ जाएगी? और महाशय योगेंद्रायण भी कैसे हैं? वासुदत्ता को एक आग से बचाकर दूसरी आग में झोंककर स्वयं लापता हो गए। ये भी कोई बात हुई?
बड़े बुद्धिमान है योगेंद्रायण, तो कोई और रास्ता निकालते। अरे उन्होंने तो वासव दत्ता के साथ उदयन के मिलने के सारे रास्ते ही बंद कर दिए, तो मैं रास्ता खोल दूं? चलो हटो, रहने दो। देखो तुम ही मना कर रही हो रास्ता खोलने को, तो और क्या करूं, बस देखती जाओ। तीसरे अंक में प्रवेश करते हैं और विदूषक जो हैं मंच पर स्वयं ही अपने आप से ही प्रश्न कर रहे हैं। विदूषक, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ बोलोगे भी? कुछ नहीं। अरे तुम्हारी बोलती क्यों बंद है? कुछ नहीं। ये भी खूब रही? खूब रही। क्या खूब रही? कुछ नहीं। अगर अब भी नहीं बोले तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ले लो। क्या ले लोगे? आवाज आती, जान जान जान। विदूषक स्वयं अपने उत्तर से चौंक पड़ता है और फिर सहसा जाने लगता है। मेरी जान ले लो, मेरे प्राण ले लो, मुझको मार डाला, मुझको मार डालो। छोटी जान है जी, खोटा प्राण है जी, सुनो गान भई जी, नैन तान भई जी। विदूषक सहसा रुक कर चौंकता है, इधर उधर देखता है और आलाप लेता है। आलाप के आखिरी हिस्से में वो बेसुरा हो जाता है, जिसे सुनकर सहसा कोरस का प्रवेश होता है। कोरस, अरे 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 क्या करते हो? विदूषक चौंकता है, आंखें मिचमिचाकर सब कुछ देखता है, फिर बेढंगी हरकत करते हुए गाना गाने लगता है। हलवा पूड़ी और कचौड़ी सामने है। कोरस जवाब देता है, सामने है। खूब परोसा भोजन भई जी आपने है, आपने है। लेकिन भैया भूख नहीं है, धंस जाऊंगा, धंस जाऊंगा। मखमल बिस्तर नींद नहीं है, फंस जाऊंगा, फंस जाऊंगा। स्नान कराने बतियाने को अप्सरा है, अप्सरा है। भोजन के बिना धरती सूनी, क्या धरा है, क्या धरा है, क्या धरा है, क्या धरा है। गाते नाचते कोरस नेपथ्य में चला जाता है। चेटी का प्रवेश होता है और विदूषक मंच के अग्रभाग में एक कोने में बैठे हुए हैं। चेटी, आर्य बसंतक कहाँ चले गए? कब से ढूंढ रही हूँ। विदूषक, मैं कहाँ हूँ? चेटी, अरे आप यहाँ? मैं कहाँ हूँ? अरे आप यहाँ अकेले उदास क्यों बैठे हैं? तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो काम की बात करो। चेटी, काम की बात तो कामदेव करेंगे आपसे। विदूषक की बाँछें खिल जाती, सच्ची? फिर उदास हो जाता है, लेकिन जाने दो। किससे जाने दो? कामदेव को। चेटी, क्या बात है, ये अचानक वैराग्य क्यों धारण कर लिया? लगता है ठीक से भोजन नहीं मिला आपको। हाय हाय, तूने तो मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। चेटी, अभी लाती हूँ भोजन। अरे ठहर ठहर, भोजन लाकर किसे खिलाएगी? आपको। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ? क्यों? अरे मुझे आजकल भूख ही नहीं लगती। अरे ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? गंगा नहीं उल्टी है चेटी, मेरे भाग्य की रेखा पलट गई है। अरे कहाँ तो वो दिन थे कि जब भोजन एक समय भी जैसे तैसे मिलता था और मैं बेचारा भूख से बिलबिलाता था, चिल्लाता था। और अब समय ये आ गया है कि बढ़िया बढ़िया पकवान सामने हैं और मुझको भूख नहीं है। कहाँ तो वो दिन थे कि क्षत्रिय राजा उदयन जब शत्रुओं पर चढ़ाई करने जाते थे, तब मैं ब्राह्मण दिन रात रसोई घर पर चढ़ाई किया करता था। और आज ये हाल है कि रसोई घर, रसोईया, पकवान मुझ पर हमला करने पर तुले हैं और मैं हूँ कि यहाँ ढेर पड़ा हूँ। वो देखो, लड्डुओं की सेना, हलवों की पलटन, पूरियों के रथ, कचौड़ियों की फौज, मोहन भोग के हाथी चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। और उनमें से किसी एक पर भी हाथ नहीं लगा पा रहा हूं मैं, सिर्फ दहाड़ रहा हूं पड़ा पड़ा, डकार डकार। चेटी, तो वैद्य जी से पूरियां ले आऊं? पूरियां? अरे फिर पूरियों का नाम ले लिया तूने, सत्यानाश हो तेरा। और मंच पर अंधकार हो जाता है। मित्रों, ये गंगा मैया को देखते हुए मैं अपनी बहन डॉक्टर निवेदिता वर्मा जी को आमंत्रण देता हूँ कि वो आए और अशोक भौमिकता की जो कहानी श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाएं। डॉक्टर निवेदिता वर्मा। नमस्कार, थैंक यू दादा। आज मैं आपके लिए प्रसिद्ध चित्रकार, कथाकार अशोक भौमिक जी की कहानी किस्सा गो लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं किस्सा गो। एक ऐसी नौकरी जिसमें न तो काम करने के घंटे ही तय हो और न आपका कोई दफ्तर ही हो, उस पर आपको लगभग रोज मीलों का सफर करना अनिवार्य हो। ऐसी नौकरी की कल्पना वे लोग नहीं कर सकते जो किस्मत से दफ्तर में बैठकर पंखे, एसी, कूलर के सानिध्य में अपना काम करते हैं। ऐसे दोस्त जब हमसे कहते हैं दफ्तर जाते समय सुबह तुमसे मिलता चलूंगा,
या दोपहर को मिलने पर वे कहते हैं जरा बैठो, बस लंच होने वाला है, फिर मिलते हैं। या जब कोई कहता है छुट्टी के बाद मिलते हैं, तो हम लोगों को उनसे ईर्ष्या सी होती है। हमारा दफ्तर ना तो शुरू होता था और ना ही खत्म। इसमें लंच का समय निर्धारित नहीं था और ओवर टाइम जैसे शब्द हमने तो सुने जरूर थे, पर यह है क्या, इसे जानने समझने का कभी मौका ही नहीं मिला। हमारे जूतों के नीचे अदृश्य पहिए जड़े थे जो हमें यहां से वहां ले जाते और लाते थे। पर आज इतने वर्षों बाद लगता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी की थी, तभी शायद मेरे जीवनपुर हाट जंक्शन की इतनी रौनक बनी रही। इस जंक्शन पर छोटी बड़ी गाड़ियां आती जाती रहीं, मुसाफिर मिलते बिछड़ते रहे और काला कोट पहने स्टेशन मास्टर की शक्ल में जगदीश्वर बाबू कब सीटी बजाकर किसकी गाड़ी कब रवाना कर देंगे, इसका अंदाजा कोई को कभी नहीं रहा। पर बावजूद इसके जीवनपुर हाट जंक्शन की लाउड स्पीकरों पर जगदीश्वर बाबू की क्षण में अपने भक्तिजनों के संकट दूर करने की रहस्यमय क्षमताओं को बखानते कर्ण विदारक गीत बजते ही रहे। जगदीश्वर बाबू और उन भक्तों की कहानी ही लिखने बैठा था, पर अचानक मेरे जीवनपुर हाट जंक्शन के एक नायाब कहानीकार की कहानियों की याद आ गई। जीत चतुर्वेदी को हम सब जॉनी नाम से पुकारते थे। किसी लोकप्रिय फिल्म का यह नाम हम में से किसी ने जीत चतुर्वेदी के लिए चुराया था, जिसने बहुत कम समय में चांदगढ़ में उसे इसी नाम से मशहूर कर दिया। जीत दिल से बादशाह था और उसके पास लोगों को सुनाने के लिए असंख्य सच्ची कहानियां थी। इन्हीं कथा कहानियों के चलते वह हम सब से बिल्कुल भिन्न था। उसकी कहानियां कितनी सच्ची थीं, यह जानना हमें कभी जरूरी नहीं लगा, क्योंकि कहानी सुनाने का उसका अंदाज इतना दिलचस्प और विश्वसनीय होता था कि क्या मजाल कि कोई कभी उस पर शक की उंगली भी उठा ले। सुना था चांदगढ़ में स्टैनफोर्ड फार्मास्यूटिकल्स नाम की एक प्रसिद्ध जर्मन कंपनी की नौकरी लेकर कोई नया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आया है। उसका नाम जीत चतुर्वेदी है। पर पहली बार मेरी मुलाकात उससे चांदगढ़ में नहीं बल्कि बनारस स्टेशन पर हुई थी। मुझे अपनी कंपनी के हेड ऑफिस कलकत्ता जाना था और वह अपने घर धनबाद जा रहा था। जाड़े की छुट्टियों के दिन थे, उस पर शादी ब्याह के लगन आदि के चलते ट्रेनों में इतनी भीड़ हो रही थी कि देहरादून एक्सप्रेस में रिजर्वेशन मिलना लगभग असंभव था। और अगर रिजर्वेशन मिल भी जाए तो जरूरी नहीं कि आप अपनी बर्थ पर कंबल तानकर सो सकें। जी चतुर्वेदी के साथ परिचय होने के 2.25 मिनट भी नहीं बीते थे कि लगा वह मेरे बचपन का दोस्त है। उसने किसी मिश्रा नाम के टीटी को समुचित भ्रष्ट कर एक बर्थ का इंतजाम कर ही लिया। पर ट्रेन जब बनारस स्टेशन पर आई तो भीड़ इतनी थी कि बमुश्किल हम ट्रेन पर चढ़ सके। हमारी दोनों आरक्षित बर्थों पर कुछ लोग पहले से ही जमे थे, जिन्हें देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वे अपनी जुबान के बजाय कांधे धरी दुनालियों पर ज्यादा यकीन रखने वाले लोग थे। बनारस से गाड़ी के छूटने के बाद डिब्बे के अंदर का शोर शराबा कम हो गया था, इसलिए जीत चतुर्वेदी को, जो मुझसे थोड़ी दूर खड़ा चाय वाले से बतिया रहा था, मैं सुन पा रहा था। वो साहब जो नीली टाई पहने खड़े हैं ना, जाकर उन्हें एक चाय दिया। और सुनो भाई, पैसे मत मांगना और पैसे की बात करना भी मत, पैसे मैं दूंगा, समझ गए? फिर वह मेरी ओर देखकर बोला, सर जी चाय ले लें प्लीज, अगले स्टेशन में आपके लिए कुछ नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। सर आपको तकलीफ तो जरूर हो रही होगी, पर मैंने जानबूझकर किसी को खबर नहीं की कि आप सफर कर रहे हैं। मैं इसके पहले कभी जीत चतुर्वेदी से मिला ही नहीं था, इसलिए उसकी क्षमताओं के बारे में भी अनजान था। मैं बस इतना ही कह पाया था कि इन सब की क्या जरूरत थी, हम लोगों को तो खड़े खड़े सफर करने की आदत हो गई है।
आगे कहीं बैठने को मिल ही जाएगा। पर इसके पहले कि मेरी बात पूरी हो जाती, जीत ने उसे बीच में ही लपक लिया और बोला, सर आपकी तो बात ही अलग है। याद है जब आपने सूरनपुर में बिसुन मल्लाह के यहाँ दबिश दिया था, आप तो तब भी पैदल ही 7 मील चल चुके थे। हमें बाद में समझ में आया काहे को आप अपनी जीप पर नहीं गए थे। मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं। मैंने खामोश रहना ही उचित समझा, पर जीत चतुर्वेदी की नीची आवाज में लगभग फुसफुसाकर कही बातें इतनी भी नीची नहीं थी कि उसके अगल बगल वाले लोगों को भनना सुनाई देती हो। उसकी बातों का असर लोगों पर पड़ना जल्दी शुरू हो गया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तुलना सपेरे के मंत्र से वशीभूत कुछ जहरीले गेहुआओं का उस सपेरों के पिटारे में दुबक जाने के साथ ही की जा सकती थी। मैं हक्का बक्का जीत को देखता ही रह गया, जो इतने कम समय में इशारों में ही मुझे किसी सरकारी खुफिया विभाग का दबंग अधिकारी बना चुका था। हमें जल्दी बैठने की जगह मिल गई थी और जीत की कुछ और कहानियों के बाद मैं और जीत अपनी अपनी बर्थों पर चादर तानकर सो गए। मध्य रात्रि में जीत धनबाद उतर गया था, पर उसके बहुत पहले ही दुनाली धारियों का दल किसी स्टेशन पर ट्रेन से उतर गया था और बहुत संभव था कि वह अपने गंतव्य से कई स्टेशन पहले ही उतर गया होगा। इस घटना के कुछ महीनों बाद मेरी मुलाकात जब जीत चतुर्वेदी से हुई, तब तक वह मेरे लिए भी जॉनी बन चुका था। जॉनी को बातूनी कहना गलत होगा, क्योंकि यूं तो वह बहुत कम बोलता था, पर जब बात कहानी करने की हो तो न जाने कहां से वह बातें बना लाता था। जॉनी के व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण था जिसके चलते न केवल उसकी मनगढ़ंत कथाओं पर यकीन करने को मन करता था, उसके बाद उसके संग तरह तरह की कथाओं के लंबे सफर पर निकलने को भी जी करने लगता था। उस बार बनारस से बंबई चलने वाली महानगरी एक्सप्रेस में हम दोनों सफर कर रहे थे। गाड़ी में कोई ज्यादा भीड़ नहीं थी, शाम हो चुकी थी, पर सोने का समय नहीं था। सब लोग अपनी अपनी सीटों पर अलसाए हुए बैठे हुए ऊँघ जरूर रहे थे। बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में ऐसी खामोशी कभी कभी मनहूस सी भी लगती है। ट्रेन के अंदर का माहौल ऐसा ही कुछ हो रहा था। हमारे पास करने को कुछ भी नहीं था, मैं और जॉनी सुबह के अखबार को बार बार पढ़कर लगभग रट चुके थे। तभी बातों बातों में बनारस से कलकत्ता जाते हुए जो कुछ हुआ था उस पर बात चल पड़ी। मैंने जॉनी से पूछा, क्या सोचकर तुमने उस दिन ऐसी कहानी गढ़ ली थी? इसमें खतरा भी तो था। मान लो अगर कहीं हमारा झूठ पकड़ा जाता तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस कुल से मेरा संबंध है वहां कथा बाजने के पहले कथा सुनने वाले भक्तों को समझ बूझ लेने की प्रथा युगों से चली आ रही है। फिर उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, हमारे आसपास जो लोग मुर्दा जैसे सुस्ता रहे थे ना, अगर कहो तो मैं इन सब को 5 मिनट में जगा सकता हूं। हालांकि मुझे इस पर कोई शक नहीं था, फिर भी मैंने उसे सुनना चाहा। तुम मेरे सुरेंद्र मामा से मिले हो कि नहीं मिले? अरे वही जो भैया की शादी में दिल्ली आए थे। सुरेंद्र मामा पूसा में एग्रीकल्चर रिसर्च के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। उस दिन उन्होंने एक नए खोज की बात की। यार मैं तो सुनकर दंग रह गया। विज्ञान ने न जाने कैसे कैसे असंभव बातों को संभव बना दिया। जॉनी बहुत ऊंची आवाज में तो नहीं बोल रहा था, पर उसकी बात में कुछ जादू जरूर था, जिससे कि आसपास के लोग उसे गौर से सुनने लगे। वो जादू क्या था और आसपास के लोग क्या सुन रहे थे और उसका जादू चला या नहीं, मतलब मेरा जॉनी का जादू चला या नहीं चला, ये मैं आपको कल यानी रविवार को सुनाऊंगी।
नमस्कार। निरंजन श्रोत्रिय भाई, कैसे हैं आप? लक्ष्मण झूला से आपसे बात कर रहा हूं और आपको आमंत्रण दे रहा हूं कि आप अपने युवा कवि को लेकर के आएं और हमें कुछ बढ़िया सी आज कविताएं सुनाएं। निरंजन श्रोत्रिय। नमस्कार दोस्तों, आइए संग में सुनते हैं युवा कवि जसवीर त्यागी से उनकी कुछ कविताएं। जसवीर त्यागी की शिक्षा का जहाँ तक संबंध है, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में पीएचडी किया है और हिंदी की तमाम पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताएं, आलोचनात्मक आलेख इत्यादि प्रकाशित होते रहते हैं। एक काव्य संग्रह उनके नाम है अभी भी दुनिया में। इसके अलावा सुप्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा पर 3 खंडों पर लिखी उनकी संपादित एक पुस्तक है। यह भी उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी आलोचना में। जहाँ तक सम्मान का सवाल है, उनको हिंदी अकादमी दिल्ली के नवोदित लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जसवीर जो हैं दिल्ली में रहते हैं और इन दिनों राजधानी कॉलेज नई दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। मित्रों, जहाँ तक जसवीर त्यागी की कविताओं का सवाल है, जब उनकी कविताओं को मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो लगता है कि आम आदमी का जो संघर्ष है, जो युद्धरत है आम आदमी अपने संघर्षों में, उसके सत्य, उसके स्वप्न, उसके संघर्ष और उसके सम्मान की जीत हो इस समूचे संघर्ष में, इस उम्मीद के साथ वे अपनी कविताएं रचते हैं और वो निश्चित रूप से घोषणा करते हैं कि जीतेंगे हम। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं युवा कवि जसवीर त्यागी से उनकी कविता। दोस्तों नमस्कार, मैं जसवीर त्यागी दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर। मुझे कविता लिखना, कविता पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आज आपके सामने मैं अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत करना चाहता हूं और आशा करता हूं वे कविताएं आपको पसंद आएंगी। पहले मैं 1-2 छोटी छोटी कविताएं पढ़ना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है हम जीतेंगे। हम जीतेंगे, सत्य जीतेगा, स्वप्न जीतेगा, संघर्ष जीतेगा, सम्मान जीतेगा, सत्य, स्वप्न, संघर्ष, सम्मान के लिए लड़ने वाला इंसान जीतेगा। दूसरी कविता है ताकतवर। वे बहुत ताकतवर हैं, किसी को मिट्टी में मिलाना उनके बाएं हाथ का खेल है। शायद वे भूल गए, मिट्टी में मिलने के बाद ही बीज फलदार पेड़ बनते हैं। अगली कविता है बचाओ। सरकार कहती है बेटी बचाओ, जनता कहती है बेटी बचाओ और बेटियां कहती है बचाओ बचाओ बचाओ। अगली कविता कुछ फूल। जो लोग गुस्से और गुरूर में फूलों को मसल देते हैं, वे भूल जाते हैं कुछ फूल मसले जाने के बाद ज्यादा महकते हैं।
अगली कविता का शीर्षक है जन्म। एक दिन पेड़ से किसी पत्ते सा टूटकर धरा पर गिरूंगा मैं। समय सोख लेगा बची कुची हरितिमा भी। डाल से टूटे हुए पत्ते को हवा उठा लेगी अपनी गोद में और ले जाकर छोड़ देगी किसी निर्जन स्थान पर। अज्ञात में पड़ा पड़ा पत्ता अकेलेपन के प्रहार से टूटेगा कई बार। फिर उड़ता हुआ कोई पंछी आएगा किसी दिन, उठा लेगा टूटे पात को अपनी चोंच में, ले जाएगा हरे भरे पेड़ की डाल पर, बनाएगा अपने अजन्मे शिशुओं के लिए एक घरौंदा। इस तरह नवजात शिशुओं के जन्म के साथ साथ जन्म लेगा डाल से टूटा हुआ पत्ता भी एक बार। अगली कविता का शीर्षक है दड़बे की मुर्गियां। मुर्गियां बंद है दड़बे में, दड़बा बंद है कसाई की हथेलियों में। मुर्गियां धीरे धीरे घट रही हैं और कसाई की हथेलियां फैलती जा रही हैं। उनके सामने फेंक दिया गया है दाना। मुर्गियां झपट रही है दानों पर। कसाई फेंककर 4 दाने हर बार उठा लेता है एक मुर्गी। मुर्गियां नहीं समझ रही है 4 दाने और एक मुर्गी का गणित। कसाई के चाकू की चमक गिर रही है मुर्गियों की गर्दनों पर। दड़बे की मुर्गियों, जागो, समझो, संभलो और एकजुट हो जाओ। यह समय दानों के लिए एक दूसरे से लड़ने झगड़ने का नहीं, यह समय है दानों से बचने का। अगली कविता है मां की सीख। बड़ी होती हुई बेटी को समझाते हुए कहा मां ने, बेटी औरत का तो झाड़ भी दुश्मन है। बिटिया ने पूछा जिज्ञासा भाव से, वो कैसे मां? जीवन अनुभव साझा करते हुए मां ने बताया, बिटिया झाड़ के नजदीक से कोई पुरुष निकलेगा, शांत रहेगा झाड़। ज्यों ही कोई स्त्री गुजरेगी उसके पास से, और कुछ नहीं तो स्त्री की चुनरी या साड़ी का पल्लू ही पकड़ लेगा वही झाड़। संभल कर चलना सदा मेरी लाडो, औरत का तो झाड़ भी दुश्मन होता है। अगली कविता है राजा और प्रजा। राजा किसी भी काल का हो, राजा ही होता है। राजा का वैभव ऐश्वर्य राजा का ही होता है, प्रजा का नहीं। प्रजा किसी भी समय की हो, प्रजा ही होती है। प्रजा का दुख दर्द प्रजा का ही होता है, राजा का नहीं। धन्यवाद, नमस्कार। आज का ये 62nd एपिसोड दोस्तों यही ख़त्म करता हूँ। जाने से पहले आपको याद दिला दूँ, अगर समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचा सकेंगे हम। कल मैं आपके पास कहाँ से आऊँगा जानते हैं?
हर की पौड़ी से। तो संडे का मेरा इंतज़ार करिएगा, और अगर कुछ लिखना चाहें आप हमको तो जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। यूट्यूब पे और फेसबुक पे आप हमको देखते रहते हैं, तो इंतज़ार करिएगा मेरा। मैं कल आपके पास फिर आऊँगा। आज के लिए बस यहीं तक। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।